नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल और आज का जो टॉपिक है वो है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसमें जो हमने पहली हेडिंग पढ़ी थी वो थी द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, और दूसरी हेडिंग जो पढ़ी थी वो थी नेपोलियनिक कोड। अगली हेडिंग जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। सो द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, तो द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में जो है हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसमें जो है हम देखेंगे इन मिड 18th सेंचुरी देयर वर नो नेशन स्टेट्स। ठीक है, अगर हम मिड 18th सेंचुरी में देखें तो यहाँ पर कोई भी नेशन स्टेट नहीं थी। अगर नेशन स्टेट की बात करें तो एक ऐसा देश जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ पीपल शेयरिंग सेम कल्चर एंड हम कह सकते सेम रिलीजन, और रिलीजन में भी डिफरेंट बट कल्चर में भी सेम। सो उसको हम बोल सकते हैं नेशन स्टेट। तो यहाँ पे अगर मिड 18th सेंचुरी तक देखें तो यहाँ पे कोई भी नेशन स्टेट नहीं थी। जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड वर डिवाइडेड इनटू किंगडम्स, डचीज एंड कैंटन्स। सो क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड वर डिवाइडेड एंड क्वेश्चन मार्क आगे हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, किंगडम्स में डिवाइड थी, डचीज में डिवाइड थी और कैंटन्स में। किंगडम्स, डचीज एंड कैंटन्स, किंगडम्स, डचीज एंड कैंटन्स में हुज रूलर्स हैड देयर ऑटोनोमस टेरिटरी। इनके रूलर्स के पास जो है अपनी ऑटोनोमस टेरिटरी होती थी इनकी। दे डिड नॉट शेयर अ कलेक्टिव आइडेंटिटी एंड कॉमन कल्चर। इनकी कोई अपनी कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं होती थी, इनका कोई अपना कॉमन कल्चर नहीं होता था। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन और बन जाएगी, कलेक्टिव आइडेंटिटी और कॉमन कल्चर क्या है। अगर हम कलेक्टिव आइडेंटिटी की बात करें तो अगर हम बोलते हैं कि वी आर इंडियंस, तो इंडिया में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनका एक ही फ्लैग होता है, ट्राई कलर। ठीक है, या हम कह सकते हैं रिलीजन कैन बी डिफरेंट बट जो भी नेशनल एंथम की बात करेंगे तो एक होगा, नेशनल सॉन्ग की बात करेंगे तो एक ही होगा, नेशनल एनिमल की बात करेंगे तो एक होगा, नेशनल बर्ड की बात करेंगे तो एक होगा, कैपिटल की अगर इंडिया की बात की जाए तो वो भी न्यू दिल्ली होगी, या और भी जो चीजें होंगी। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कॉमन कल्चर है, कॉमन आइडेंटिटी है, कलेक्टिव आइडेंटिटी है, कॉमन कल्चर है। तो इसके बाद अगर हम द हब्सबर्ग एम्पायर दैट रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया एंड हंगरी वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी डिफरेंट रीजन्स एंड पीपल। ऑस्ट्रिया एंड हंगरी, एक हब्सबर्ग एम्पायर था जो कि ऑस्ट्रिया एंड हंगरी पे रूल करता था। तो वो जो है कई सारे डिफरेंट रीजन्स का और डिफरेंट पीपल्स का कॉम्बिनेशन था। ठीक है, वो कोई एक देश नहीं था उस वक्त। इन हंगरी हाफ ऑफ पॉपुलेशन स्पोक magyar। अगर हम हंगरी की बात करें तो आधे से ज्यादा पॉपुलेशन जो हंगरी की थी वो magyar बोलती थी, while अदर हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक वैरायटी ऑफ डायलेक्ट्स। बाकी की जो पॉपुलेशन थी वो अलग अलग हम कह सकते हैं रीजनल लैंग्वेज बोलते थे। इन गैलिसिया द एरिस्टोक्रेसी स्पोक पॉलिश लैंग्वेज। अगर हम गैलिसिया की बात करें तो गैलिशिया में जो एरिस्टोक्रेसी थी वो पॉलिश लैंग्वेज बोलती थी। एरिस्टोक्रेसी मीन्स जो पढ़े लिखे लोग थे, जो हम कह सकते बौद्धिक लोग थे, वो पॉलिश लैंग्वेज बोलते थे। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। इन हंगरी half of population was speaking Magyar language, okay, and other half of speaking were speaking तो variety of dialects in Galicia. Those were the aristocracies, they spoke Polish language. इसके बाद अगर हम बात करें तो एरिस्टोक्रेसी एंड मिडिल क्लास, अगली हेडिंग जो है वो एरिस्टोक्रेसी की है और मिडिल क्लास की है। तो एरिस्टोक्रेसी एंड मिडिल क्लास दोनों सेम ही लोग हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, एरिस्टोक्रेसी वाज सोशली एंड पॉलिटिकली द डोमिनेटेड क्लास इन द कॉन्टिनेंट। ठीक है, ये एक हम कह सकते हैं नया क्लास निकल के आया था, एक नया क्लास निकल के आया था। एंड एरिस्टोक्रेसी वाज सोशली एंड पॉलिटिकली was dominant class in the continent. They owned states and property both in countryside and towns. ये लोग जो है ये एक डोमिनेंट क्लास था। डोमिनेंट क्लास का मतलब ये पैसे से बहुत ज्यादा संपन्न थे। पॉलिटिक्स में जो है अगर हम देखें तो इनका
पावर भी काफी था, क्योंकि बिजनेसमैन थे और बिजनेसमैन का पॉलिटिक्स में पावर होता है, ठीक है। एज अगर हम सेकेंड तरीके से देखें तो जो बिजनेसमैन होते हैं वही देश को चलाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, दे ओन्ड स्टेट्स एंड प्रॉपर्टी बोथ इन कंट्री साइड एंड टाउन हाउसेज। गांव में हो या हम कह सकते हैं शहरों में, इनके हर जगह इनकी प्रॉपर्टी हुआ करती थी। इतने ये लोग वेल्दी थे या हम कह सकते हैं रिच पीपल थे। इन वेस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट्स ऑफ यूरोप देयर वॉज एन इमर्जेंस ऑफ कॉमर्शियल क्लासेस। अगर हम वेस्टर्न और सेंट्रल पार्ट ऑफ यूरोप में देखें, यूरोप के वेस्टर्न और सेंट्रल पार्ट में देखें, तो एक कॉमर्शियल क्लास निकल के आ रहा था। वो कॉमर्शियल क्लास यही था, कौन? एरिस्टोक्रेसी एंड द मिडिल क्लास। Their existence was based on production of the market. इनका एग्जिस्टेंस किस चीज पे डिपेंड था? प्रोडक्शन ऑफ मार्केट, ठीक है, क्योंकि बिजनेस क्लास था तो प्रोडक्शन ऑफ मार्केट पे डिपेंड था। एज अ रिजल्ट द इंडस्ट्रियलाइजेशन, द न्यू सोशल ग्रुप ऑफ वर्किंग क्लास पॉपुलेशन एंड मिडिल क्लास इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट। इसमें कौन कौन लोग थे? इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिजनेसमैन थे, प्रोफेशनल्स थे और भी काफी लोग थे, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन द न्यू सोशल ग्रुप्स ऑफ वर्किंग क्लास पॉपुलेशन एंड मिडिल क्लासेस इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट्स, बिजनेसमैन एंड प्रोफेशनल्स केम इनटू एग्जिस्टेंस। द आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी गेन्ड पॉपुलरिटी अमंग द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास। द आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी, द आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी। तो अगर हम ये आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी देखें तो इसकी वजह से क्या हुआ? पॉपुलरिटी एमंग एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास। जो ये आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी का जो आइडिया था, ये जो एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास जो था, इनके बीच में काफी फेमस होता है। इसके बाद हम जो है न्यू डेफिनेशन ऑफ नेशन स्टेट गिवन बाय अर्नेस्ट रेनन। अर्नेस्ट रेनन जो है ये इन्होंने एक नई डेफिनेशन दी है। तो अकॉर्डिंग टू अर्नेस्ट रेनन के हिसाब से अगर देखें, अ नेशन इज द कल्मिनेशन ऑफ लॉन्ग पास्ट ऑफ इंडिवोरस सैक्रिफाइस एंड डिवोशन। अ नेशन इज लार्ज स्केल सॉलिडरिटी, इट्स एग्जिस्टेंस इज डेली प्लेबिसाइड। तो यहां पे देखिए, इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश कीजिए कि यहां पे कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द एस्टर्न रेनन कह रहे हैं, अ नेशन इज द कल्मिनेशन ऑफ लॉन्ग पास्ट। अ नेशन इज द कल्मिनेशन ऑफ लॉन्ग पास्ट। अगर एक नेशन की बात की जाए तो एक देश का बहुत पुराना इतिहास होता है, बहुत लंबा इतिहास होता है। तो ये कहते हैं कि अ नेशन इज द कल्मिनेशन ऑफ अ लॉन्ग पास्ट। A nation is the culmination of the long past of endeavorous sacrifice and devotion। इंडिवोरस, सैक्रिफाइस एंड डिवोशन, तो तीनों चीजें आपको याद रखनी है। देखिए क्या कह रहे हैं, अ नेशन इज द कल्मिनेशन ऑफ लॉन्ग पास्ट ऑफ इंडिवोरस sacrifice and devotion। Endeavorous, sacrifice and devotion। Endeavorous, sacrifice and devotion। Endeavorous, sacrifice and devotion। A nation is large scale solidarity। A nation is large scale solidarity, its existence in daily plebiscite। इसके बाद देखिए मीनिंग ऑफ द लिबरल नेशनलिज्म। लिबरल नेशनलिज्म का मतलब क्या है? आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी इन अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप वर क्लोजली रिलेटेड टू आइडियोलॉजी एंड लिबरलिज्म। आइडियोलॉजी एंड लिबरलिज्म, दो वर्ड यहाँ पे आए हैं। तो यहाँ पे कहता है आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी इन द अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप वर क्लोजली रिलेटेड टू द आइडियोलॉजी एंड लिबरलिज्म। यूरोप जो है वो आइडियोलॉजी और लिबरलिज्म पे हम कह सकते हैं ज्यादा विश्वास करता था, ज्यादा उससे रिलेट करता था। फॉर द न्यू मिडिल क्लास लिबरलिज्म मीन्स फॉर फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। अगर हम न्यू मिडिल क्लास के हिसाब से देखें, मतलब यहाँ पे ये था
कि लिबरलिज्म का मीनिंग हर किसी के लिए अलग था। लिबरलिज्म का मीनिंग जो था वो हर किसी के लिए अलग था। अगर हम यहाँ पे देखें तो न्यू मिडिल क्लास के लिए लिबरलिज्म का मीनिंग क्या था? लिबरलिज्म meant for freedom. Liberalism meant for freedom for individual and equality of all before the law. ठीक है, इक्वलिटी ऑफ बिफोर द लॉ, दो चीजें कही गई हैं। मीट फॉर फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल, फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल, पहला तो ये हो गया फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ, दो चीजें याद रखिए, फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। इन फ्रांस द राइट टू वोट एंड टू गेट इलेक्टेड वॉज ग्रांटेड एक्सक्लूसिवली टू पर्सन हु ओन्ड प्रॉपर्टी। अगर हम फ्रांस में देखें तो राइट टू वोट किसको दिया जाता था, मतलब वोट डालने का अधिकार किसके पास होता था? जिनके पास प्रॉपर्टी होती थी। ठीक है, गेट इलेक्टेड वॉज ग्रांटेड एक्सक्लूसिवली टू पर्सन्स who owned property, men without property and women excluded from this right. अगर हम men without property, men without properties, men without property and women were excluded from this right. अगर हम उन पुरुषों की बात करें जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं होती थी या महिलाओं की बात करें, उनको वोट देने का अधिकार फ्रांस में नहीं होता था। During early 18th and 19th century, women and non-propertied men organized opposition movements. अब देखिए, राइट टू वोट उन्हीं के पास था जिनके पास प्रॉपर्टी हुआ करती थी। अब वो महिलाएं, एक तो महिलाओं के पास चाहे प्रॉपर्टी होती या ना होती, उनको राइट टू वोट नहीं दिया जाता था। तो यहां पे जो है महिलाओं को और नॉन प्रॉपर्टीड मैन, एक तो महिलाओं को, दूसरा जो नॉन प्रॉपर्टीड मैन थे जिनको वो राइट टू वोट नहीं दिया गया था, उन्होंने अपोजिशन मूवमेंट ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया, मतलब सरकार के विरोध में मूवमेंट्स स्टार्ट किए, डिमांडिंग इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। और उनकी मांग क्या थी? इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। क्या मांग थी? इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। ठीक है, किसकी मांग थी? नॉन प्रॉपर्टीड मैन एंड वीमेन, नॉन प्रॉपर्टीड मैन एंड वीमेन, इनकी मांग ये थी कि इनको इक्वल राइट्स दिए जाएं। इन द इकोनॉमिक स्फीयर लिबरलिज्म मींट फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स। अगर हम इकोनॉमिक, जो हम कह सकते हैं जो बिजनेसमैन थे या और लोग थे, उनके लिए लिबरलिज्म का मतलब क्या था? फ्रीडम ऑफ मार्केट, मतलब व्यापार का अधिकार, कहीं भी वो अपना माल बेच सकते हैं। फ्रीडम ऑफ मार्केट एंड एबोलिशन ऑफ रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय द स्टेट ऑन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल्स। उन रेस्ट्रिक्शंस को हटा देना, जो कि हम कह सकते हैं, जैसे हम कह सकते हैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाओ तो जीएसटी लगता है, जैसे इंडिया में जीएसटी लगता है या सीजीएसटी लगता है या आईजीएसटी लगता है। तो उनका मानना था या तो इसको कम किया जाए या इसको हटाया जाए। 1834 में क्या होता है? कस्टम यूनियन, एक जॉल्वरेन फॉर्म की जाती है। जॉल्वरेन का मतलब था कस्टम यूनियन, ZOLLVEREIN, ZOLLVEREIN, जॉल्वरेन फॉर्म की जाती है। और जॉल्वरेन जो थी ये कस्टम यूनियन थी, और इस कस्टम यूनियन को जो है 1834 में फॉर्म किया गया। कब फॉर्म किया गया? 1834 में। अगर आपसे पूछा जाता है कि जॉल्वरेन क्या था, तो जॉल्वरेन जो थी एक कस्टम यूनियन थी, विच अबॉलिश्ड टैरिफ बैरियर्स, जिसने जो है टैरिफ बैरियर्स को हटा दिया। reduced the number of currencies from over 30 to 2, और बहुत जो 32 करेंसी फ्रांस में चलती थी उनसे केवल 2 करेंसी कर दी गई। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, उसके इसको पढ़ने के बाद द रेवोल्यूशनरीज पढ़ेंगे, द एज ऑफ रेवोल्यूशंस 1830 to 1885 पढ़ेंगे।